हाय गाइस, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये अपना लास्ट लेक्चर होगा। तो हम बात करते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हो, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर में लिखते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले कम ऊर्जा स्तर में भरते हैं, फिर आगे मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं किसी भी तत्व में। तो उसके लिए एक सीरीज होती है, उस सीरीज को हम याद करते हैं। वो सीरीज होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and then 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 और 7p6। ये एक सीरीज होती है। इस सीरीज के बेसिस पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हमको नाइट्रोजन का, अगर हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है नाइट्रोजन, तो जो अपने पीरियोडिक टेबल है उसमें नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन फील होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए पहले कितना आएंगे? 1s2, पहले 2 भरे जाएंगे 1s2। अब 2 भर दिए, बचे कितने? 5। तो फिर अब दूसरे में देखिए, फिर 2s2, तो 2 और 2 4 भर दिए, कितने बाकी रहे? 2 और 2 4 भर दिए, 3 बाकी रहे। तो 2p6, p में 6 भर सकते हैं लेकिन अपने कितने भरने? 3 ही भरने। 2 और 2 4 भर दिए, तो कितना हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी प्रकार अगर हमको फ्लोरीन का लिखना है तो फ्लोरीन 90 नंबर पे आता है। तो फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का 1s2, 2s2 और 2p5। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमें उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदासीन तत्व की बात कर रहे हैं अपन, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। देखो ये भी उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। फ्लोरीन भी उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। तो उदासीन परमाणुओं के लिए क्या करना है? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इस सीरीज के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये सीरीज होती है। जो उसका परमाणु क्रमांक होगा तब तक हम इस सीरीज में आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि उसके परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं भर लेते। क्लियर? जैसे कि हम बात करते हैं, अगर पोटेशियम का लिखना हो तो पोटेशियम 19 नंबर पे आता है। तो हमको कितने भरने? 19 इलेक्ट्रॉन भरने। वो तब तक भरने जब तक कि हम इस सीरीज के हिसाब से 19 पूरे नहीं कर लेते। तो फिर कैसे होगी? 1s2, 2 भरा, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2 और 3p6। गिने कितने हुए? 6 और 4 10, 12 और 6 18। अपने को 19 करना, एक कम पड़ रहा है। तो 3p6 के बाद क्या है? 3p6 के बाद 4s2 है और अपने को एक कम पड़ रहा है तो 4s1 भरेंगे अपन। तो यहाँ पर हो गया 4s1। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए क्या करेंगे अपन? ये सीरीज होती है। इस सीरीज के आधार पर हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। यहाँ पर जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के दूसरे तरीके के बारे में, जो कि उसके अक्रिय गैसों पर आधारित होता है। तो अब बात करेंगे अक्रिय गैसों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अक्रिय गैसों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी चर्चा हम 3rd चैप्टर जो इसके बाद शुरू होगा उसमें भी करेंगे। अक्रिय गैसें क्या होती है वो अभी आप सिर्फ याद कर लो। अक्रिय गैसें कौन सी होती है वो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, जो 3rd चैप्टर है उसमें। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है? एक तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये होती है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस है जो किसी से क्रिया नहीं करती है। और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एटॉमिक नंबर की बात करें तो हीलियम 2 नंबर पे, नियॉन 10 नंबर पे होती है, आर्गन 18 नंबर पे होती है, क्रिप्टॉन 36 पे होती है, जीनॉन 54 पे होती है और रेडॉन 86 पे होती है। ये उनका एटॉमिक नंबर है। अब हमें अक्रिय गैस पर आधारित विन्यास लिखना है किसी भी परमाणु का। जैसे कि हम ले लेते हैं पोटेशियम का। हम वापस लेते हैं, पोटेशियम 19 नंबर पर है
और इसका अक्रिय गैसों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं पहले। तो जनरल इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, जब तक 19 नहीं हो रहा तब तक भरते जाओ, 1s2 2s2 और 2p6। तो कितने हुए, 2 2 और 2 4, 6 और 4 10 हुए। अपने को कितने करने, 19 करने। तो 2p6 के बाद कितना हो जाएगा, 3s2। तो आप कितने हुए, 6 4 10 11 12 हुए। 3s2 के बाद कितना भरेंगे अपन, 3s2 के बाद कितना हो जाएगा, 3p6। तो कितने हुए, 6 4 10 12 और 6 18। अब एक कम पड़ रहा है। 3p6 के बाद क्या आता है, देखिए 3p6 के बाद क्या आता है वो, आप देख रहे हो 3p6 के बाद क्या आ रहा है, 4s2 आ रहा है। अगर 4s2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 6 और 4 10 12 और 6 18 और 4s2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अपने को 19 करना है, इसीलिए कितना करेंगे अपन यहाँ पर, 4s1 हो गए। गिनिए अब हो गए 19, 6 7 8 9 10 11 12 और 6 18 और 1 19 हो गया। अब अक्रिय गैस पर आधारित विन्यास लिखना है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को कि पोटेशियम जो है उसके पहले, पोटेशियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आनी है वो देखना है कि पोटेशियम से पहले कौन कौन सी अक्रिय गैस आ रही है वो। तो पोटेशियम कौन से नंबर पर है, 19 नंबर पर है। तो इधर देखिए 19 नंबर के पहले कौन कौन सी अक्रिय गैस आ रही है, 2 10 और 18, 3 अक्रिय गैसें आ रही है। तो उसके सबसे करीब कौन सी है, 18 वाली, आर्गन। यानी कि 18 तक का जो विन्यास होगा वो किसका होगा, आर्गन का। तो 18 तक यानी यहाँ तक देखिए 6 और 4 10 12 और 6 18। तो यहाँ तक का जो पूरा विन्यास है वो किसका है, आर्गन का है। यहाँ तक का पूरा विन्यास किसका है, आर्गन का हो गया ये। तो ये विन्यास किसका है, आर्गन 18 का। अब पीछे बचा कौन सा, 4s1। तो आर्गन 18 4s1, ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस पर आधारित। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गैसों पर आधारित, अक्रिय गैसों पर आधारित। यानी कि अक्रिय गैस हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो तत्व दिया हुआ उसके परमाणु क्रमांक के पहले जो जो अक्रिय गैस आती है उसको देखेंगे और इसके बाद सबसे करीब वाली लेंगे और उसमें वो जिसका, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तक का विन्यास होगा अक्रिय गैस का विन्यास, और उसके बाद जितना भी बचता है वो लिख देना है। क्लियर यहाँ तक। चलिए एक और करते हैं। अब हम ले लेते हैं जिंक, Zn जिंक 30 नंबर पे। तो अगर हमें जिंक का लिखना है तो जिंक का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख दें। तो 1s2 क्या हो जाएगा, जब तक 30 नहीं हो जाते तब तक अपने को लिखना है। तो 1s2 2s2 फिर 2p6 और फिर 3s2 एंड देन 3p6 और फिर 4s2। एक बार गिन लेते हैं, 6 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हुए, 20। अपने को करने कितने, 30, और कम कितने पड़ रहे, 10 कम पड़ रहे। अब 4s2 के बाद क्या आता है, देखिए 4s2 के बाद क्या आ रहा है, 4s2 के बाद आ रहा है 3d10। तो ये 3d10 कर देंगे तो हो जाएगा ना 30। तो आपकी बार कौन सा करेंगे, अब यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। 4s2 के बाद क्या आएगा, 3d10 आ जाएगा। 4s2 के बाद 3d10। अब अक्रिय गैस पर आधारित विन्यास लिखना है। तो देखिए जिंक कौन से नंबर पर है, 30 नंबर पे। तो हमको क्या करना है, इसके पहले कौन कौन सी अक्रिय गैस आ रही है, 30 से पहले कौन कौन सी आ रही है, 30 से पहले 18 आ रहा है और 2 आ रहा है 10 आ रहा है। सबसे करीब कौन सा है, 18 वाला। तो 18 तक का विन्यास किसका होगा, आर्गन का। तो 18 तक का विन्यास निकालो, 6 और 4 10 12 और 6 18। तो यहाँ तक का विन्यास 3p6 तक का विन्यास किसका है, आर्गन का है। तो यहाँ से लगाकर 3p6 तक का विन्यास किसका है, आर्गन का है। ये विन्यास हो गया आर्गन का, आर्गन 18। अब जो बचा उसको उतार दो, आर्गन 18 हो गया और बचा कौन सा, 4s2 और 3d10 हो गया। तो ये हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 3d10 सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किस पर बेस रहे, अक्रिय गैसों पर आधारित, इनर्ट गैस पर बेसिस। क्लियर। तो अक्रिय गैस पर आधारित विन्यास के लिखने के दौरान क्या करेंगे कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उससे पहले कौन कौन सी अक्रिय गैस आ रही है वो देखेंगे, और ये अक्रिय गैस ये रही। बाद में वो जो भी अक्रिय गैस आ रही है उसमें सबसे करीब वाली लेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन को इनर्ट गैस के रूप में शो करेंगे। तो यहाँ पर कितने, 18 अक्रिय गैस आ रही थी, तो 18 इलेक्ट्रॉन को अक्रिय गैसों के रूप में प्रदर्शित किया और जो इलेक्ट्रॉन बचे उनको लिख दिया। ये था अक्रिय गैसों पर आधारित विन्यास। अब हम एक बार क्रोमियम जो Cr24 है उसके विन्यास की बात कर लेते हैं अपन। अब बात करते हैं क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। क्रोमियम जो कि 24 नंबर पे आता है,
तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, क्रोमियम 24 का विन्यास उस सीरीज के बेसिस पे जब तक 24 नहीं होते तब तक अपने को भरने हैं, जब तक 24 नहीं होते तब तक अपने को क्या करना है, भरते रहना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 1s2 और फिर 2s2 एंड देन 2p6, वो सीरीज आपको याद करनी होगी। और जब हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा वो सीरीज आई कहाँ से, उसका मीन क्या है, पीरियोडिक टेबल में वो क्या कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, उसकी पूरी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद 3s2 और फिर 3p6, गिनते रहना, 6 और 4 10, 12 और 6 18, कितने 24 करने। तो फिर कितना हो जाएगा 4s2, तो 6 2 8 2 10 12 और 6 18 और 2 20, कितने करने 24। तो 4s2 के बाद क्या आता है सीरीज में, देखिए 4s2 के बाद क्या आता है, 4s2 के बाद देखिए 3d10 आ रहा है। अगर 3d10 ले लेंगे तो बढ़ जाएगा, 3d10 आ रहा है ना, यानी कि डी में 10 अपन भर सकते हैं अपने को, क्योंकि 10 भरने नहीं है पूरे, जितने की जरूरत है उतने भरने हैं। तो कितने हुए, 6 और 4 10 12 6 18 20, कितने कम पड़ रहे, 4 कम पड़ रहे। तो 3D में कितने आ जाएंगे, 3D में होंगे 4। ये है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा नहीं होता है। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो होता है 1s2, इसके बाद 2s2 और फिर 2p6, 3s2 3p6, अब यहाँ पर ध्यान देना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और होता है 3d5 होता है, 4s1 और 3d5। अब ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान देना ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसलिए होता है, इस जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कक्षक होते हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो ये है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित, अर्धपूरित यानी कि हाफ फील्ड आधे भरे, व पूर्णपूरित यानी कि पूरे भरे, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, कक्षकों का स्थायित्व यानी कि जो आधे भरे और पूरे भरे होते हैं उन कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है, किनकी तुलना में, बाकी कक्षकों की तुलना में। क्लियर। अब ऐसा क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहले रीजन की बात करें तो जो विनिमय ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए आधे भरे और पूरे भरे कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर 4s2 3d4 नहीं आया जबकि 4s1 3d5 आया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। ये तो चलिए इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्या है इसका मतलब वो। तो चलो अर्धपूरित कक्षक किसको बोलते हैं उसकी बात करते हैं अपन। अर्धपूरित कक्षक की अगर बात करें अपन तो अर्धपूरित कक्षक, और पहले पूर्णपूरित कक्षक को समझ लेते हैं फिर अपन समझेंगे ऐसा क्यों होता है वो। क्लियर। तो अर्धपूरित कक्षक कौन कौन से होते हैं, अर्धपूरित का मतलब होता है आधे भरे, आधे भरे, जो आधे भरे हो उसको हम कहते हैं अर्धपूरित कक्षक। आधे भरे का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं एस के लिए, एस के लिए बात करें तो एस में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 का आधा कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया अर्धपूरित। क्लियर। लेकिन एस का हाफ फील्ड जनरली काउंट होता नहीं है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आईपी वगैरह आएगा वहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो वहाँ पर अर्धपूरित एस का काउंट नहीं होता है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप देख लिया आधा भरा कितना होता है वो, तो एस का आधा भरा कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा बात करते हैं पी के लिए, तो पी का आधा भरा, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो आधा भरा कितना हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तब वो आधा कहलाएगा। डी की बात कर लेते हैं अपन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एस जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, तो उसका आधा कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। और पी में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, उसके आधे कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। डी में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसके आधे कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार हम एफ उपकोष की बात करें तो उसमें अधिकतम कितने भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसके आधे कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरे हैं 1, 3, 5 और 7, इनको हम कहते हैं अर्धपूरित कक्षक। अर्धपूरित कक्षक। और ये है पूर्ण पूरित कक्षक, यानी कि पूरे भरे हुए कक्षक। पूरे भरे हुए कक्षक का मतलब क्या है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको पूरा कर लेना, उसको हम कहते हैं पूरे भरे कक्षक। और अर्धपूरित कक्षक मतलब आधे भरे हुए, इलेक्ट्रॉन की संख्या उनकी जितनी कैपेसिटी है उनसे आधे इलेक्ट्रॉन भरना। क्लियर? चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखते हैं उपकोष। उपकोष और उसके अर्धपूरित कक्षक देख लेते एक बार। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक। और बात करते हैं पूर्ण पूरित कक्षक की। अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस उपकोष की। तो एस उपकोष, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? यहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अर्धपूरित कितना हुआ? ये एस उपकोष में एक ही डब्बा बनता है, यानी कि वो एस उपकोष है। तो अर्धपूरित यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। और पूर्ण पूरित कक्षक यानी कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पूर्ण पूरित। अब बात करते हैं पी उपकोष की। तो पी में कितने कक्षक होते हैं? पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आधे भरे यानी कितने हुए? 3 इलेक्ट्रॉन। और पूरे भरे यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। पूरे भरे यानी कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी प्रकार हम बात करते हैं डी उपकोष के लिए। तो डी उपकोष के लिए कक्षक कितने होते हैं? डी उपकोष के लिए कक्षक कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। इसकी चर्चा हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं पूरी। तो 5 होते हैं। तो 5 कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो फुल फील्ड कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड हो गया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरे हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। और 5 भरे गए तो आधा भरा हो गया। उसी प्रकार एफ उपकोष की बात करें अपन, तो एफ में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं एफ में। एफ में कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो फुल फील्ड में कितने होंगे? पूरे भरे में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 14 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो कैसा है? फुल फील्ड है। और हाफ फील्ड यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यानी कि अर्धपूरित कक्षक यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आधी। और पूर्ण पूरित यानी कि जितने मैक्सिमम भर सकते हैं। एस में कितने? 2 भर सकते हैं, 2 पूर्ण पूरित और 1 अर्धपूरित। पी में 6 भर सकते हैं, तो 6 पूर्ण पूरित, 1 2 3 4 5 6, 6 पूर्ण पूरित और 3 भरे हो तो अर्धपूरित। डी की बात करें तो डी में 10 भर सकते हैं, 10 पूरे भरे हो तो फुल फील्ड पूर्ण पूरित। ये 10 पूरे भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भरे हो तो फुल फील्ड और 5 भरे तो हाफ फील्ड। और एफ के लिए 14 फुल फील्ड और 7 हाफ फील्ड। तो यहाँ पर हम बात करें जो आधे भरे और पूरे भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, किसकी तुलना में? बाकी कक्षकों की तुलना में। जैसे कि हम बात करते हैं, इधर ध्यान देना, अगर हमारे पास 2 कक्षक है, जैसे मैं कहूँ एक D4 है और एक D5 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? D4 और D5 में। देखिए D5 आधा भरा है, D का आधा भरा कितना होता है? 5। तो D5 ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल ज़्यादा कौन है? D5। किसकी तुलना में? D4 की तुलना में। उसी प्रकार हमारे पास एक P2 है और दूसरा P3 है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? P3, क्योंकि P3 हाफ फील्ड है। तो P3 जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, किसकी तुलना में? P2 की तुलना में। उसी प्रकार अगर हमारे पास P4 है और एक P3 है, तो उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? P3, किसकी तुलना में? P4 की तुलना में। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो P3 दोनों कैसे हैं? आधे भरे हैं। D5 आधे भरे हैं, यानी कि जो आधे भरे कक्षक होते हैं या पूर्ण भरे। अच्छा एक और देखिए, P3 और P6, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? P6, क्योंकि P6 कैसा है? पूरा भरा है। पूरे भरे कक्षक सर्वाधिक स्थायी होते हैं, तो इन दोनों में कौन स्थायी है? P6, किसकी तुलना में? P3 की तुलना में। यानी कि आधे भरे और पूरे भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। समझ में आ रही है बात? आधे भरे और पूरे भरे कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था उसको एक बार देख लेते हैं। क्रोमियम 24 नंबर पे, तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था? 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होना चाहिए। गिन लीजिए 6 और 4 10 12 6 18 20 और 24, तो ये होना चाहिए था 4s2 3d4। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि s जो है यहाँ पे d कितना है, d4 है, तो d4 के कंपैरिजन में d5 ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए d4 की तुलना में d5 अधिक स्टेबल होगा, और परमाणु चाहता है क्या है, स्टेबल होना। तो ये इस प्रकार का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 4s1, s में से एक चला गया है किसके पास, 3d5 के पास। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि आधे भरे और पूरे भरे कक्षों का अधिक स्थायित्व अधिक होता है, तो d4 की तुलना में d5 का स्थायित्व अधिक था, इसीलिए s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन s से निकलकर d में चला गया। पर ऐसा क्यों हुआ? हमने बोला कि आधे भरे पूरे भरे कक्षा का अधिक स्थायी होते हैं, पर s भी तो पूरा भरा हुआ था यहाँ पर, है ना। अब उसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसा वो होता है उच्च विनिमय ऊर्जा के कारण। तो इसके पीछे कारण बता रहा हूँ यहाँ पर। अपन कारण की बात करें तो कारण क्या होगा, उच्च विनिमय ऊर्जा। ध्यान से समझना, उच्च विनिमय ऊर्जा। अब ऐसा कितने इलेक्ट्रॉन के लिए होगा वो भी जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि इधर अगर 3d2 होगा तो इधर से 3 भर दिए जाएंगे, है ना। या तो फिर इसको और स्टेबल कर 3d10 तक कर सकते थे अपन, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बढ़, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होगा। तो उसका कारण क्या, उच्च विनिमय ऊर्जा। तो अब विनिमय ऊर्जा को समझते हैं पहले। अगर बात करते हैं विनिमय ऊर्जा किसको कहते हैं उसकी, तो विनिमय ऊर्जा का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्षकों में स्थानांतरित होता है, तो तब वो एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं विनिमय ऊर्जा। यानी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन, देखिए समझना इधर कि जैसे कि हम बात करते हैं कक्षक है, हम डी कक्षक ले लेते हैं, डी कक्षक है, ठीक है। अब उसमें डी कक्षक में हम बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कहाँ जा सकता है। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये पहले ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, तीसरे ऑर्बिट में जा सकता है, चौथे ऑर्बिट में जा सकता है और 5वें ऑर्बिट में जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक द्वारा 4 विनिमय संभव है, 4 एक्सचेंज संभव है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक द्वारा कितने, इलेक्ट्रॉन एक द्वारा, पहले इलेक्ट्रॉन द्वारा कितने विनिमय संभव है, 4 विनिमय संभव है, 4 विनिमय संभव, 4 विनिमय संभव। तो विनिमय ऊर्जा क्या है, विनिमय ऊर्जा समझ में आ रही बात। विनिमय ऊर्जा क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्सचेंज होते हैं उस वक्त ऊर्जा मुक्त करते हैं, या इलेक्ट्रॉन जब दूसरे समान ऊर्जा वाले दूसरे कक्षक में जाते हैं, इन सारे कक्षों की ऊर्जा समान है, तो जब इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले दूसरे कक्षकों में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब वो अपनी ही समान ऊर्जा के कक्षकों में स्थानांतरित होता है तो उस वक्त वो ऊर्जा विमुक्त करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विनिमय ऊर्जा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है, इस पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने विनिमय संभव थे, 1 2 3 4 विनिमय संभव थे, तो वो एनर्जी 4 बार रिलीज करेगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कितने विनिमय संभव है, 3 विनिमय संभव है, इसके लिए सिर्फ 2 विनिमय और इसके लिए सिर्फ 1 विनिमय, समझ रहे हो ना। तो विनिमय ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा उतना स्थायित्व ज्यादा होगा। कारण क्या था, उच्च विनिमय ऊर्जा। और विनिमय ऊर्जा क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के कक्षकों में स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले, जिसको हम कहते हैं समभ्रंश कक्षक, उसी एनर्जी वाले कक्षक में, इस सब की एनर्जी समान है, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित होता है तो ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। और वो जो ऊर्जा मुक्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, विनिमय एनर्जी, विनिमय ऊर्जा कहते हैं अपन। तो जितनी विनिमय ऊर्जा ज्यादा होगी उतना स्थायित्व ज्यादा होगा। चलो देखिए यहाँ पर अब 4s2 और 3d क्रोमियम की बात कर लेते हैं, क्रोमियम 24। तो क्रोमियम का विन्यास अगर अपन कितना रखें, क्रोमियम का विन्यास 4s2 3d4 माने, 4s2 3d4 आउटर मोस्ट का, ठीक है। ये तो यहाँ पर s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, d में कितने भरे जाएंगे,
डी में कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने भरे, 4 भरे, तो 1 2 3 और 4 भरे। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए विनिमय एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो 1 2 3, ठीक है, इतने हो सकती है और ये 4। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आ गया, 4s1 3d 5 किया हमने, 4s1 3d 5 किया हमने, ये जो था वो किसके लिए था, ये था 4s2 और 3d 4 था। अब हम बात करते हैं 4s1 और 3d 5 कर लेते हैं अपन, तो इसका हमने कर लिया। तो ये विन्यास किसके लिए, ये हो गया 4s1, एक s में एक भरा इसीलिए, और ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3d 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने विनिमय संभव है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 4 5 संभव है। जहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन के लिए विनिमय के चांस ज़्यादा होंगे, और जितने विनिमय के चांस ज़्यादा होंगे उतनी ही विनिमय ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो कारण समझ में आया। अब ऐसा कितने के लिए होगा, ऐसा नहीं 10-15 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने ट्रांसफर कर दिए, सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। क्लियर। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, एक और लेते हैं अपना कॉपर 29 का। कॉपर 29 का देख लेते एक बार। देखिए कॉपर जो होता है वो 29 पर है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा कॉपर का, जब तक 29 नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, भरते रहना है कॉपर 29 का। तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना होना चाहिए, 6 और 4 10 12 6 18 और 20 और 3d 9। लेकिन 4s2 3d 9 सही नहीं होगा क्योंकि d 9 है और D9 के कंपैरिजन में D10 फुल फील्ड अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s1 और 3d10 ये ज़्यादा स्थायी होगा, तो ये सही होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये गलत होगा। क्लियर। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बात करते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है वो, तो आयन दो होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। अभी जो हमने सीखा वो किसके लिए था, उदासीन परमाणु के लिए था, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है ना। बट अगर n+3 आ गया या Al+3 आ गया या फिर O-2 आ गया, n-3 आ गया, तो ऐसे परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना, ठीक है। तो आयनों की बात करें तो आयन कितने होते हैं, हमारे पास 2 आयन है मुख्य रूप से, एक तो कौन सा धन आयन, तो धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा वो, और दूसरा कौन सा है ऋण आयन। अगर धन आयन है और ऋण आयन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि धन आयन की बात करें, धन आयन में हमने ले लिया Na+, ठीक है, Na+, Mg+2, और ऋण आयन में अपन ले लेते हैं Cl-। तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे ध्यान देना। तो धनायन के लिए क्या करेंगे अपन कि जो परमाणु है उदासीन परमाणु, उसमें धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे, धनावेश के बराबर, ध्यान देना, धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना धनावेश होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और ऋणायन के लिए क्या करेंगे, ऋणावेश के बराबर, जितना ऋणावेश होगा ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ना, इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्योंकि ऋणावेश क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। तो सोडियम की बात करते हैं, चलिए सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, है ना। तो उसका विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 और क्या होता है 3s1। और हमको किसका लिखना है, धनायन का, सोडियम प्लस का। तो हमको किसका लिखना है, अगर हमें लिखना है सोडियम प्लस का, तो सोडियम प्लस का मतलब कितना हो, प्लस का कितना चार्ज है, प्लस का एक चार्ज है। तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये धनायन हुआ ना, तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करना है, धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देने। तो धनावेश कितना है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आउटर मोस्ट शेल से, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बचा कौन सा 1s2 2s2 और 2p6। तो ये हो गया Na+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्लोरीन को ले लेते हैं, चलिए। तो क्लोरीन जो होता है वो 70 नंबर पे होता है, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p
5 हो गया। गिन लीजिए 6 और 4 10 12 और 5 17, ये हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अब हमको किसका लिखना था? Cl माइनस का, अगर Cl माइनस क्या है? ऋण आयन है। तो ऋण आयन के लिए क्या करते हैं? ऋणावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो Cl माइनस का कितना है? 1 है, कुछ लिखा नहीं मतलब 1 है, तो Cl माइनस 1 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं इसमें लास्ट आउटर मोस्ट शेल में। इसमें नहीं, क्योंकि गैस में 2 पूरे भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें भी यहाँ पर P में से नहीं निकाल सकते, आउटर मोस्ट शेल में से निकालेंगे। सबसे बाह्यतम कोश से, तो बाह्यतम कोश यानी कि 3 है ना। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये सब क्या है? कोश है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? तीसरे कोश से, बाहर वाले से। तो क्लोरीन 17, तब ऋणायन का लिखने के लिए क्या करेंगे? इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा विन्यास? 1s2 2s2 और कितना हो जाएगा? 2s2 के बाद 2p6 और फिर 3s2 और 3p5 था, उसमें एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3p6 हो गया। क्लियर? तो धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या करेंगे? धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, और ऋणायन का लिखते समय ऋणावेश जितना होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन को अंदर जोड़ देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब बात करेंगे अपन लास्ट टॉपिक इस लेसन के, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, और साथ में समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। इन टर्मिनोलॉजी का मतलब समझेंगे, इनका क्या मतलब है वो। तो चलिए हम बात करते हैं परमाणु की। अगर हम परमाणु की बात करें, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया अब तक। तो परमाणु की बात करें, उसके 2 भाग होते हैं। एक तो होता है नाभिक और दूसरा होता है बाहरी भाग। तो परमाणु के नाभिक की बात करते हैं अपन अगर, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 2 चीज़ें होती है परमाणु के नाभिक में। और परमाणु के बाहर, यानी कि सकेंद्रीय वलय के रूप में, है ना, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, तो बाहर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक परमाणु की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसकी जो बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके नाभिक में क्या मिलेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सपोज उसका नाभिक हो गया, तो इसमें मिलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सॉरी, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, 0 होगा, प्लस नहीं होगा। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेश रहित होता है, तो 0 है, ये आवेश रहित है, इसलिए ये प्रोटॉन 0 हो गया। तो ये तो हो गया उसका न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिवॉल्व होगा, चक्कर लगाएगा। तो बाहर तो क्या होता है? बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन आवेश रहित, चार्जलेस, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है परमाणु। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है वो, तब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, जिसको हम परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, उसके नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होगी उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि इस क्या है? ये नाभिक में उपस्थित, ये क्या है? नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या है? प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। तो अगर किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक पूछा गया, मतलब किसकी बात हो रही है? उसकी प्रोटॉन की संख्या की। समझ रहे हो ना? यानी कि Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू प्रोटॉन, है ना। हमेशा याद रखना, हमेशा ये परमानेंट, चाहे वो धन आवेश हो, ऋणावेश हो, किसी के लिए भी हमेशा Z इज इक्वल टू प्रोटॉन। Z कितना होगा? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जितने प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही Z होगा। समझ रहे हो? तो Z क्या होगा? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ठीक है यहाँ तक। और ये जो Z होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है, लेकिन किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं? सेकंड कंडीशन पे ध्यान देना, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उतना ही Z होगा। लेकिन ये किसके लिए होगा? केवल उदासीन परमाणु के लिए। ध्यान से समझना, उदासीन परमाणु के लिए, उदासीन परमाणु के लिए। मतलब जैसे कि सोडियम प्लस आ गया सपोज, तो सोडियम प्लस के लिए जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो धनायन हो गया। ये किसके लिए? सिर्फ उदासीन परमाणु के लिए। लेकिन ये तो हमेशा रहेगा,
समझ रहे हो ना। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो सोडियम का Z कितना है? 11 है। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और दूसरे तत्व की बात करें अपन मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर पे आता है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 12। तो सोडियम के लिए Z बराबर कितना हो गया? 11। और मैग्नीशियम के लिए Z बराबर कितना हो जाएगा? 11। क्लियर यहाँ तक। लेकिन Na+ की अगर बात कर ले अपन, Na+ की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। क्योंकि उदासीन परमाणु, देखिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो उदासीन परमाणु जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन कितने? 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। मैग्नीशियम में प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। सॉरी यहाँ पर Z की बात करें, Z कितना हो जाएगा? 12 होगा, क्योंकि इसका प्रोटॉन भी कितने? 12। तो प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? Z के बराबर। तो Z 12 होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12 होंगे। लेकिन सोडियम प्लस की बात करें तो यहाँ पर Z के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि Z कितना? 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? धन आवेश हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर कब होगी? केवल और केवल उदासीन परमाणुओं के लिए होगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम +2 की बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 इलेक्ट्रॉन। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। और Na+ में यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। तो अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान संख्या A, जो द्रव्यमान संख्या A होती है वो प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? Z के बराबर। यानी कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उन दोनों का जो योग होगा वो होगी उसकी द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या A = अपन क्या लिख सकते हैं? P + N, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, उनका जो योग होगा वो कहलाएगी द्रव्यमान संख्या, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी तत्व का, जैसे कि हम बात करते हैं कार्बन, तो इस कार्बन को हम कैसे लिखते हैं? कार्बन की बात करें तो नीचे हम उसका Z लिखते हैं और ऊपर A यानी कि द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और नीचे परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो कार्बन को अपन किस प्रकार लिखते हैं? कार्बन 6 और 12, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो Z कितना हो गया? उसके अंदर 6 है। और प्रोटॉन किसके बराबर है? प्रोटॉन Z के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने? 6 है उसके अंदर। क्लियर। और न्यूट्रॉन कितने उसके अंदर? न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना होता है उसका? A द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 12 है, तो प्रोटॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 6 होंगे। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं और परमाणु भार भी कहते हैं। ये जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ये हमारे लिए हुई द्रव्यमान संख्या, तो इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और अपन क्या बोलते हैं इसको? परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में डिफरेंस क्या है मैन? वो ये अंतर है कि जो द्रव्यमान संख्या वो हमेशा पूर्णांक होगी, जबकि परमाणु भार जो होता है वो भिन्नों में हो सकता है। तो ध्यान देना, जो द्रव्यमान संख्या है वो हमेशा कैसी होगी? पूर्णांक होगी। यानी कि अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या हमेशा कैसी होगी? पूर्णांक में ही होगी, हमेशा पूर्णांक। जबकि परमाणु भार है वो भिन्न में हो सकता है। परमाणु भार जो होता है वो भिन्न में हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या वही क्या बता रही है? परमाणु भार बता रही है। तो परमाणु भार भिन्न हो सकता है, भिन्नात्मक, लेकिन द्रव्यमान संख्या हमेशा कैसी होती है? पूर्णांक की होती है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो हमेशा A - Z से निकाली जाती है। जहाँ पर A की बात करें तो A क्या है? जहाँ पर A की हम बात करें तो A है द्रव्यमान संख्या, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या A जो है वो, और Z जो है वो है उसका परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन की संख्या। अगर हम Z की बात करें तो Z होगा उसका परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो Z के बराबर होगी, धनावेश हो, ऋणावेश हो या फिर उदासीन परमाणु कुछ भी हो। क्लियर। तो
प्रोटॉन की संख्या जो होती है Z के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर हो सकती है, लेकिन बशर्ते उदासीन परमाणु हो तो। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A-Z से हम निकालते हैं। अब हम कुछ तत्वों में देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर कुछ तत्वों की चर्चा करते हैं। तत्व हम लेते हैं, एक तो कार्बन C612 और नाइट्रोजन 7N और 14 और ऑक्सीजन 8N 16 और साथ में अपन ले लेते हैं मैग्नीशियम जिसका होता है 12 और द्रव्यमान संख्या 24 होती है। और एक ये ले लेते हैं एल्यूमिनियम 13 और द्रव्यमान संख्या होती है 27। इतने तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटॉन की संख्या और साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, इन तीनों के बारे में। अगर प्रोटॉन की बात करें, इधर ध्यान देना, प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? Z के बराबर। तो कार्बन में Z कितना है? 6 है, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 6। नाइट्रोजन में Z कितना है? 7, तो प्रोटॉन हो गए 7 हो गए। ऑक्सीजन में Z 8, तो प्रोटॉन 8 हो गए। मैग्नीशियम में Z कितना है? 12, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 12। एल्यूमिनियम में Z 13, तो प्रोटॉन कितना हो जाएंगे 13, क्योंकि ये क्या होता है? Z होता है और ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या। तो Z के बराबर, परमाणु क्रमांक Z के बराबर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन के बराबर, उदासीन परमाणुओं में। और सारे परमाणु किससे? उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 7, 8, 12 और 13 प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन A-Z। ए कितना है? 12, 12 माइनस Z यानी कि प्रोटॉन, Z यानी कि प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन कितना है? 6 है। 14 माइनस 7, तो न्यूट्रॉन कितना, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने? 7 है। इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसमें 24 माइनस 12, तो इसमें भी किसमें हो जाएंगे? 12। और इसमें 27 माइनस 13, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 40। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन? A-Z यानी कि द्रव्यमान संख्या में परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन की संख्या को माइनस करके। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं धनावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। धनावेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। तो धनावेश में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो धनावेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे। जैसे कि हम बात, धनावेश में क्या होगा? जितना धनावेश होगा, जितना धनावेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और जो बचेगा वो होगी इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर ऋणावेश की बात कर रहे हैं अपन ऋणावेश के लिए, तो ऋणावेश में क्या होगा? जितना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ना, उतने इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम +2 की, तो मैग्नीशियम में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो मैग्नीशियम +2 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन बराबर Z के बराबर, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन कितने हैं? 12, तो इलेक्ट्रॉन 12 होना चाहिए, लेकिन जितना धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। धनावेश 2 हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। अब निकालना है अपने को न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A-Z हमेशा। तो A कितना है? A कितना? मैग्नीशियम का A कितना होता है? 24, 24 माइनस Z कितना है? 12, 24 माइनस 12, तो ये आंसर आ गया 12। अब हम बात करेंगे S-2 की, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की। S-2 की बात करें तो प्रोटॉन सल्फर जो होता है वो 16 नंबर पे होता है, तो प्रोटॉन Z के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। और इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं अपन? Z में, इसका जो Z है उसमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना प्लस कर देते हैं, तो Z कितना है? 16 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16 + 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 18 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन के लिए क्या करना है? A-Z, तो A कितना है इसके पास? सल्फर के लिए इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 32 होती है, 32 माइनस 16, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 16 हो गए। क्लियर यहाँ पर? तो हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Z के बराबर होते हैं, लेकिन कब? उदासीन परमाणुओं के लिए। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। और जो प्रोटॉन है वो तो हमेशा किसके? Z के बराबर होंगे। और जो न्यूट्रॉन है उसको हम कैसे निकालते हैं? A-Z से निकालते हैं। और अगर हम ये धनावेश हैं, अगर वो धनायन है और ऋणायन है, उदासीन परमाणु नहीं है और धनायन और ऋणायन है वो,
तो धन आयन होने पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना, जितना प्लस चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और ऋणायन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, जितना ऋणावेश होगा उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक क्या होता है, वो समस्थानिक की बात करते हैं अपन, जिसको हम कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक का मतलब होता है कि एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। समस्थानिक समान स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक समान हो। तो समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2 एंड 1H3, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहला वाला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों में परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। तो समस्थानिक की परिभाषा में क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक समान होंगे। परमाणु क्रमांक समान मतलब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, तत्व हाइड्रोजन ही है, एक ही तत्व के 3 परमाणु हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान। परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होगी उसकी, अलग अलग होगी। द्रव्यमान संख्या उसकी भिन्न भिन्न होगी, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्लियर। तो कार्बन के 3 समस्थानिक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन 12 है, तो इसका कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 समस्थानिक है। यहाँ पर कार्बन के 3 समस्थानिक है और हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है। अगर हम बात करते हैं कार्बन के तीनों समस्थानिक की, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं। इसमें प्रोटॉन Z के बराबर 6 हैं, इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन के उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन न्यूट्रॉन A माइनस जेड, तो A कितना है 13 माइनस 6, तो कितना आंसर आया 7। अब यहाँ पर बात करें तो प्रोटॉन बराबर 6, इलेक्ट्रॉन बराबर वो भी 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे A माइनस जेड यानी कि 14 माइनस 6, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 8। बिल्कुल, तो न्यूट्रॉन कितने यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे समभारिक की। तो समभारिक की हम बात करते हैं तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है। आर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, लेकिन तीनों का परमाणु भर यानी कि द्रव्यमान संख्या, हम किसी भी तत्व को लिखते हैं तो बीच में प्रतीक होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पर देख रहे हो द्रव्यमान संख्या, परमाणु भर सबका समान है लेकिन परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो हम उसको बोलते हैं समभारिक। तो यहाँ पे देखो 3 समभारिक है। तो अगर आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 18, 19 और 20। इलेक्ट्रॉन की संख्या, उदासीन परमाणु में कोई चार्ज नहीं है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 19 प्रोटॉन 19 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड से होती है, तो 40 माइनस 18 22, इधर 40 माइनस 19 तो 21, इधर 40 माइनस 20 तो 20। तो ये आ गई न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं अपन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं A माइनस जेड कहते हैं। उसी प्रकार पिंच ब्लेड पीबी और बिस्मिथ ये भी 2 समभारिक है जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है लेकिन परमाणु भार समान होता है। तो समस्थानिक यानी कि परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। देखिए यहाँ पर समस्थानिक की बात करें तो परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग अलग समभारिक में और परमाणु भार क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होगा। इसमें द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। ये हो गया समभारिक। अब हम बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर आप देखो कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन 16, इन तीनों की बात करें तो जहाँ पर प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, Z के बराबर, तो कार्बन 6 तो प्रोटॉन 6, नाइट्रोजन का Z 7 है तो प्रोटॉन 7, ऑक्सीजन का Z 8 है तो प्रोटॉन 8 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या 6, 7 और 8 होगी तीनों में क्रमशः। इलेक्ट्रॉन की बात करें, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते, A माइनस जेड से, A माइनस जेड, तो 14 में से 6 गए तो 8, उसी प्रकार 15 में से 7 गए तो 8
और 16 में से 8 गए तो 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में कितनी है? 8 8 8। तो तीनों कैसे यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कैसे यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या समान होना। अब हम बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नियॉन और सोडियम प्लस। तो नियॉन तो 10 नंबर पर है, तो नियॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 नंबर पर है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जितना Z होगा उदासीन परमाणु के लिए जितना Z होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर Z 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10। लेकिन सोडियम ये धनावेश है और सोडियम जो होता है 11 नंबर पे होता है। तो Z इज इक्वल टू कितना है सोडियम का? Z इज इक्वल टू 11। तो उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। Z के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन परमाणु के लिए। लेकिन धनावेश के लिए क्या करते हैं अपन? जितने चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो चार्ज कितना है? आवेश कितना है? प्लस का 1। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक निकाल लो तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख लो आप नियॉन और Na प्लस कैसे है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में कैसी है? समान है। उसी प्रकार हम बात करते हैं तीन इन तत्वों की, Ne की और साथ में NH3 की, और हम बात करेंगे NH2 माइनस की। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कितने वो? तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। Z के बराबर। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, तो 7 और 3 10। तो NH3 में भी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और NH2 माइनस में 7 नाइट्रोजन में, 2 हाइड्रोजन में, 7 8 9 और एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ये माइनस चार्ज वाला, तो इसमें भी कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये तीनों भी कैसे है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। और Z बराबर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन किसके लिए? उदासीन परमाणुओं के लिए, है ना। तो यहाँ पर तो ये उदासीन परमाणु था नियॉन। तो नियॉन को हम कैसे लिखते हैं? 10 नियॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर, ये Z है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इधर भी Z कितना? 10 है और 3 हाइड्रोजन के, तो 7 और 3 10। सॉरी, हाँ नाइट्रोजन का 7 हो गया, 7 + 3 10। नियॉन की Z 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का Z 7 होता है और हाइड्रोजन का Z 1 होता है, लेकिन 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही और 7 ही है, तो 7 और 3 10 हो गए। और NH2 माइनस में नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 2, तो 7 + 2 9 और माइनस चार्ज है इसलिए माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो Ne, NH3 और NH2 माइनस ये तीनों भी कैसे हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्लियर यहाँ तक? तो अगर हम बात करें किसी भी परमाणु के लिए, हम किसी भी परमाणु के प्रतीक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? बीच में उसका प्रतीक होता है। जैसे कि हम बात करते हैं लिथियम, हम ले लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं? उसका परमाणु क्रमांक, और ऊपर क्या लिखते हैं? उसकी द्रव्यमान संख्या। तो ये जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ये Z है। और Z के बराबर क्या होते हैं? प्रोटॉन। और उसी के बराबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। ये किसके लिए होगा? उदासीन परमाणु के लिए। उदासीन परमाणु के लिए। और अगर धनावेश आ गया तो जितना धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ऋणावेश है तो जितना ऋणावेश है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। और ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या। क्लियर? और इसी द्रव्यमान संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं? न्यूट्रॉन। और अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो फार्मूला क्या है? A माइनस Z। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है? A माइनस Z। तो उदासीन परमाणु के लिए Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर धनावेश की बात कर रहे हैं इधर अपन, उदासीन परमाणु नहीं है और धनावेश है, तो धनावेश के लिए क्या करेंगे? धनावेश में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकाल देंगे। धनावेश के बराबर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकाल देंगे। और अगर ऋणावेश है, ऋणावेश के लिए क्या करेंगे अपन? ऋणावेश के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जितना ऋणावेश है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ऋणावेश होने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और Z तो किसके बराबर होगा? प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु है तो वो भी Z के बराबर होगी। लेकिन धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेंगे? जितना धनावेश है उतना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और ऋणावेश की बात करें तो जितना ऋणावेश है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होगी और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे A माइनस Z से निकालेंगे अपन। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं अपन, सोडियम ले लेते, सोडियम प्लस का, सोडियम +1। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन हो गए सोडियम 11 नंबर पर, प्रोटॉन तो 11 हो गए। सोडियम में प्रोटॉन कितने? 11 है Na प्लस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन धनावेश है उसके लिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए थे Z के बराबर। लेकिन धनावेश जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। धनावेश का +1 है तो 11 में 1 निकाल लो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे?
इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A-Z से, समझ रहे हो, उससे क्या निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।